दिवाली ने कमाल कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राशिश। शाम 5 बजे की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता मौजूद हैं। इनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। जय भगवान शुरू हो जा रहा है। ये सरकार इतना बड़ा समस्या बिहार की जनता ने दूसरा साफ करके हल्का करा, इतना बड़ा हमला किया था, मामूली हमला किया, बड़ा हमला किया था, मामूली हमला किया, खरबों रुपया लाया, जाने मूठ लाया, वही कोई सुना जो लिया पैसा तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई आपको। मैं अनुज श्रीवास्तव लखनऊ से आया। बिहार जीत लिया है, अब दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। और उसके साथ ही लालू यादव ने यह भी कहा कि बिहार के रास्ते कोलकाता पर कब्जा करना चाहते थे बीजेपी वाले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद है। अब मैं मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत के साथ के पास में चलता हूं। राणा जी, जैसा कि लालू यादव ने यह कहा कि अब दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, बिहार तो जीत लिया है, लेकिन दिल्ली पर चढ़ाई करना क्या इतना भी आसान है या बहुत ही प्री मैच्योर है इस तरीके की बात कहना? अभी सालों बाद की बात है। नहीं, सियासत में जो नतीजे आते हैं ना, उसका एक सामाजिक संदेश भी होता है। लालू प्रसाद यादव को ये लगने लगा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश एक तरह का सामाजिक समीकरण इन राज्यों में होता है, उत्तर भारत में होता है, और उनको लगता है कि इस जीत को अगर हम मोदी के खिलाफ एक मैंडेट के तौर पर, हिंदुस्तान के लोगों के मैंडेट के तौर पर देश में लेकर जाएं तो शायद एक मोर्चेबंदी, सियासी मोर्चेबंदी देश के भीतर हो सकती है। मोदी बीजेपी को घेरा जा सकता है और उसकी अगुवाई, यानी कि ये मुफीद मौका है, ये मुनासिब मौका है कि आप इसी समय इस कैंपेन को शुरू कर दें। उनके लिए अभी कोई भूमिका है नहीं, क्योंकि वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, वो पार्टी में है नहीं, वो मुख्यमंत्री हो नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपने लिए एक जमीन तलाश रहे हैं। उसके लिए बेहतर जमीन है कि सभी दलों को लामबंद करें, उसकी अगुवाई करें और मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करें, तो भारत की सियासत में वो आगे बने रह सकते हैं, उनकी सार्थकता रहेगी, प्रासंगिकता रहेगी। लालू प्रसाद यादव इस तरह के मौके की तलाश में हमेशा रहते हैं और उनको लगता है कि बार बार उन्होंने कई दफा ये बात कही थी कि नीतीश कुमार जी बिहार चलाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे और मैं देश में जाकर के मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करूंगा, जितने भी धर्मनिरपेक्ष दल हैं उनको लामबंद करूंगा और लामबंद करने के बाद मोदी के खिलाफ एक मोर्चेबंदी तैयार करूंगा, वो देश की सियासी मोर्चेबंदी होगी। यानी 2019 का जो सियासी समीकरण या राजनीतिक समीकरण या वो सूरत जो बनने वाली है, उस सूरत को लालू प्रसाद यादव अभी से गढ़ने की कोशिश में है और कोशिश इस बात की भी है कि उसकी कमान वो अपने हाथ में ले लें। ये इशारा उनकी तरफ से है, लेकिन आगे इसके मायने आपको नजर आएंगे। मुकेश नायक भी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश नायक जी, मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी की जैसे बात राणा जी कर रहे थे, इसी को आगे लेकर के जाऊंगा मैं। मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी का जो नेतृत्व होता है उसमें चेहरा कांग्रेस का क्यों नहीं आता? आप लोग को डर नहीं लगता कि नीतीश का आता है, कभी दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का आता है, कभी पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का चला आता है, कभी उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव का चला आता है, लेकिन कांग्रेस से एंटी मोदी मोर्चेबंदी का कोई नेतृत्व सामने नहीं आता? डर है? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के बिल्कुल निर्विवाद नेता हैं और वो सबसे ज्यादा आगे की पंक्ति में खड़े होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश की जनता ने हमको अपोजिशन पार्टी के लिए चुना है, प्रतिपक्ष के लिए चुना है और बहुत जल्दी देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें तो बहुत प्रमुखता से 2 पार्टी सिस्टम है और हम पूरी क्षमताओं के साथ पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करके जो अपोजिशन का रोल है बहुत जनोन्मुखी बनाएंगे, तीखा बनाएंगे, सरकार को जगाने वाला बनाएंगे। और जरूरत है इस वक्त देश में कि बहुत शक्तिशाली मोर्चा मोदी के खिलाफ तैयार हो, क्योंकि देश में जिस तरह की घबराहट है, राज्यों में जिस तरह का फांसीवाद है, राज्यों में जिस तरह की अघोषित सेंसरशिप है, आप मध्य प्रदेश में देख लो, राजस्थान में देख लो, आप छत्तीसगढ़ में देख लो, जिस तरह से पॉलिटिकल कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और जिस तरह से अपोजिशन पार्टी के नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, उनका व्यापार खत्म करो,
उनको व्यक्तिगत क्षति पहुंचाओ, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम करो, उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाओ। एक इस तरह की पॉलिटिकल कल्चर पूरे देश में आ रही है जो देश के हित में नहीं है, और इसका प्रतिकार करना, इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल एक कांग्रेस के एक सिपह सालार की तरह ही बिल्कुल नपातुल्ला सा जवाब दिया है। राणा जी, 2019 की अब बात की जा रही है। अब यहाँ बिहार से 2019 तक देखा जा रहा है यहाँ के चश्मे से, लेकिन उस बीच 3, 3, 6, 7 विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड और गुजरात। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किस तरीके का परिवर्तन आने जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होगा वो अहम होगा। बिहार को इसी लिहाज से देखा भी जा रहा था कि बिहार में अगर बीजेपी आती है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में उसके लिए जमीन और उसका रास्ता दोनों आसान हो जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी के लिए मुश्किल दिखता है। यह जो राजनीति के पंडित हैं वो कहने लगे हैं बिहार में एक बार अपनी जमीन बना लेते हैं, बिहार में सत्ता आ जाती है तो आगे बढ़ना आपके लिए आसान है, क्योंकि दोनों राज्यों की जो मानसिकता होती है, जो दोनों का सामाजिक संरचना है, जिसको आप सोशल कॉन्फिगरेशन कहते हैं, वो एक सा ही है, एक सी सोच है, एक सी तबीयत है। बीजेपी का बिहार में हारना बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के आगे बढ़ने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट के तौर पर देखा जाना चाहिए। और कहीं न कहीं मैं आपको मानकर चलता हूं कि नीतीश कुमार आगे आने वाले राजनीति में वो नेता होंगे जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों के केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर उभरेंगे। नीतीश कुमार की वजह यह है कि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सब जगह है। नीतीश कुमार सधे हुए आदमी है, संभले हुए आदमी है। कहां कितना बोलना है, कब बोलना है, यह उनको पता होता है। उनके पास एक तरह का राजनीतिक कौशल है, प्रशासक अच्छे हैं, उनकी सब लोगों से बनती अच्छी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा किया है। आप चाहे जितना भी दरकिनार करना चाहेंगे, यह जो जनादेश है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की बेहतर छवि और बिहार के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है उसी के हक में जनादेश है। नीतीश कुमार एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। और मैं दूसरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि राहुल गांधी और केजरीवाल, इन दोनों के लिए नीतीश कुमार एक मजबूत चुनौती है आने वाले दिनों में। राहुल गांधी की जमीन नीतीश कुमार की जमीन हो जाएगी। केजरीवाल चूंकि उतने अनुभवी नहीं है, केजरीवाल के पास उस तरह की छवि नहीं है, केजरीवाल उतने सुलझे हुए नहीं है जितने सुलझे हुए नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार की जो स्वीकार्यता है बाकी सभी दलों में, गैर बीजेपी दलों में, उस तरह की स्वीकार्यता किसी भी दूसरे नेता की नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार का केंद्रीय नेता के तौर पर उभरना और आगे जो मोदी के खिलाफ ध्रुवीकरण होगा राजनीति का, उसमें उनका बहुत मजबूत रहना बड़ा लाजमी सा लगता है। लेकिन हमने कई बार ये देखा है कि काट की हांडी बार बार चढ़ा दी जाती है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों का जब केंद्रीय नेतृत्व उभरता है तो वहां से महत्वाकांक्षा भी आती है। जब महत्वाकांक्षा आती है तो कभी आईएनएलडी छटक जाता है, कभी सपा छटक जाती है, कभी बीएसपी छटक जाती है, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस छटक जाती है। तो इन सभी को इंटैक्ट करने का मादा है नीतीश में, राणा जी? मोटे तौर पर है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं जिस तरह की राजनीति मुलायम सिंह की है, जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी की है, उस तरह की राजनीति नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार ने अगर मोदी के साथ हाथ झटका उनका, या बीजेपी से उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया, एक तरह से मैं कहूं तो वो कहते इसी तरह से मैंने पिंड छुड़ा लिया, तो उन्होंने एक मुद्दे पर, नीतिगत मुद्दे पर छुड़ाया, देश के सामने रखा कि नहीं यह वैचारिक मामला है। और कुल मिलाकर के बिहार का जो जनादेश है उसको भी आप देखिए, ठीक से उनको समझने की कोशिश कीजिए, तो वो भी एक वैचारिक आधार पर रखना चाहते हैं। उनको ये पता है कि अगर ये जातिगत आधार पर रखेंगे तो मेरी ताकत उतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जातियों का ध्रुवीकरण हो गया और नीतीश कुमार जीत गए, वो चाहते नहीं कि ऐसा संदेश जाए। वो यह भी नहीं चाहते हैं कि कट्टरपंथ मोदी के बारे, मोदी कट्टरपंथी नेता है या कट्टरपंथी पार्टी के खिलाफ बिहार का जनादेश है, वो भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते ये हैं कि भारत का जो जनमानस है, बिहार का जो जनमानस है, उसकी जो अपनी विचारधारा है, जिसमें भारत की संस्कृति, भारत का पूरा ढांचा, भारत की एकता संगठित रहती है, बची रहती है, महफूज रहती है, उस तरह की विचारधारा के पैरोकार हैं नीतीश कुमार। उसी तरह की विचारधारा में वो जीते मरते हैं और उसी तरह की विचारधारा के नुमाइंदे हैं। उस विचारधारा की जीत है और वो विचारधारा चूंकि ऐसी विचारधारा है जो आप इकाई के तौर पर ले बिहार से, वो पूरे भारत में जा सकती है। इसलिए इसको लेकर के वो पूरे हिंदुस्तान में अगर अपने नेतृत्व को बढ़ाना चाहेंगे या हिंदुस्तान के नेताओं के साथ साझा करना चाहेंगे अपने को, तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। मुकेश नायक से लेकर के थोड़ा आप ही की बात को आगे लेकर के जाऊंगा। मुकेश नायक जी, अभी थोड़ी देर पहले राणा जी ने ये कहा कि आगे आने वाले दिनों में मोदी के खिलाफ राजनीतिक ताकत के तौर पर राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नीतीश कुमार बनने जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाता हूं। मुझे ये समझाइए, क्या जो बिहार में हुआ है, जिस तरीके का गठबंधन बना है, मेरे पूरा सवाल सुनिए, जिस तरीके का गठबंधन बना है, आगे जब केंद्र की लड़ाई होगी 2019 तक, क्या इसी तरीके से आप लोग केंद्र में भी साथ में चलेंगे? अगर साथ में चलेंगे तो क्या यूपीए का पॉलिटिकल इक्वेशन भी चेंज होगा कुछ?
देखिए, एक तो आपका प्रश्न बिल्कुल काल्पनिक है। आज तो बिहार में सरकार बनी है और आज बिहार में सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है महागठबंधन के सामने कि वहां की जनता ने जो इतना विश्वास किया है, इतनी विषम परिस्थितियों में जो इतना महान संदेश दिया है, उसकी रक्षा कैसे हो, बिहार में काम कैसे हो। दूसरी जहां तक बात है दिल्ली की सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाने का, देखिए अब बिल्कुल ये तय है कि इतने महान और इतने बड़े देश के लिए समान विचारधारा के लोगों की जरूरत है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत है। सर जी मुसलमान और यादवों का संगठन करते थे, नीतीश जी कुर्मियों का। तो जाति आधारित जहां राजनीति है वहां विकास की बात नहीं चली, ऐसा मानना चाहिए। मोहन जी भागवत के वक्तव्य से अब जितने ज्यादा कह सकते हैं कि जातिगत भावना और पुष्ट हो, इतना कह सकते हैं, लेकिन मुझे उनके कारण हुआ ऐसा नहीं। जो भी राजनीति चली महागठबंधन की वो जाति आधारित थी, तो उसको सफलता मिली। हम यही अपेक्षा करेंगे कि उनको मनमोहन वैद के बयान की अगर तासीर असल में आप समझे तो एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। पहली बार आरएसएस ने लगभग ये माना है कि जातिगत भावना पुष्ट हुई है। यह सेंटेंस था मनमोहन वैद का कि मोहन भागवत के बयान के बाद जातिगत भावना पुष्ट हुई है, विकास के आधार पर वोट नहीं हुआ, जातिगत आधार पर बिहार में वोट हुआ है, जो कि निराशाजनक है। वक्त ब्रेक चला है, कहीं मत जाइए। इसके बाद तीन ही सवाल उठता है। पहला ये कि महागठबंधन क्यों जीता, दूसरा ये कि एनडीए क्यों हारा, और तीसरा ये कि देश की सियासत अब बिहार की राजनीति के गलियारे से होते हुए किस ओर जाएगी, किस दिशा की तरफ रुख करेगी। जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार, उनका हम रुख कर लेते हैं। जयशंकर गुप्ता जी, हमें एक बात ये समझाइए, चूंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, सरकार में भूमिका क्या होने जा रही है, और जो कैबिनेट फॉर्म होगी उसमें पोर्टफोलियो को लेकर के किस तरीके के नेगोशिएशंस होंगे? देखिए, सारी आशंकाएं जिस तरह की व्यक्त की जा रही हैं सब निर्मूल साबित होंगी, क्योंकि चुनाव जब शुरू हुआ उस समय से जो एक खुशफहमी में जीने वाले लोग थे, उन्होंने पहले क्या कहा, लालू नीतीश कभी एक नहीं हो सकते हैं। चलो दोनों एक हो गए, ग्राउंड लेवल पर दोनों की एकता नहीं हो पाएगी, उस पर भी हो गए। टिकटों के बंटवारे में बहुत झंझट होगा, बहुत झगड़ा हो गया, और एक रात में दोनों ने मिलकर के 242 सीटों का घोषणा कर दिया, उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। उसके बाद क्या हुआ, ना यादव कुर्मी को नहीं देगा, कुर्मी यादव को नहीं देगा, इस तरह की तमाम बातें। अब हारने के बाद आज मैं सुन रहा हूं भाजपा के बहुत सारे नेताओं के मुंह से, और उनके जो क्या कहें तथाकथित जो उनके बुद्धिजीवी हैं उनके मुंह से जो आ रहा है कि नहीं, ये तो चूंकि आरजेडी की सीट ज्यादा बढ़ गई है तो सरकार चलाना बड़ा मुश्किल होगा, दबाव में होंगे तो उनकी सौदेबाजी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लालू यादव शुरू से ही कहते हुए आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, सरकार वही चलाएंगे, और आज भी उन्होंने कहा जिस तरह से कहा उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये तो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखिएगा तो जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभर के आई है, जिसको आप जंगल राज, चारा चोर, क्या क्या सुभाषित नहीं बताया आप सब लोगों ने, हमारे जो प्रधानमंत्री से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष तक ने सारा कहा, उसके बावजूद वो आदमी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के अपनी पार्टी को लेके आया है। तो ठीक है, वो तो एक बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये दोनों लोग मिलकर के सरकार चलाएंगे। और जो राष्ट्रीय राजनीति की बात है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो 340 सीटों से जीत करके जो लोग आए थे, लोकसभा में बहुमत लेकर के आए थे, उनके लिए समस्याएं आगे और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि राज्यसभा में एक तो पहले से उनका बहुमत नहीं है। अब बिहार से भी जो हार गए तो यहाँ की सीटें भी अब जाएंगी वही जनता दल और आरजेडी और कांग्रेस के खाते में जाएंगी। जो अहंकार की भाषा है, अगर उस पर आप लगाम नहीं लगाएंगे, और जो जिस तरह से बदजुबानी सांप्रदायिक आधार पर बांटने की जो राजनीति हो रही है, उस पर अगर लगाम नहीं लगाएंगे तो राज्यसभा में एक एक पल इस सरकार के लिए भारी पड़ेगा। इसलिए उसमें तो कोई है नहीं। लेकिन अभी चूंकि 2019 तो बहुत आगे की बात है, इसलिए उसके चक्कर में हम लोग न पड़े। अभी ये सरकार चलाएंगे और मोदी सरकार के खिलाफ अपना अभियान तेज करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। और जो संघ परिवार जो जिस तरह से अचानक सांप्रदायिक सोच को लेकर के सामने आ गया, गोमांस के नाम पे जिस तरह से दंगे कराने की कोशिश की गई, उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड में और बिहार में भी कोशिश की गई, लेकिन बिहार के लोगों ने उसको नकार दिया। तो ये एक तरह से इस जनादेश को आप समझना चाहें तो एक तो सकारात्मक जनादेश है और दूसरा नकारात्मक है। सकारात्मक ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो 10 सालों का काम हुआ है बिहार में,
सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है, गांव में जो 20-22 घंटे बिजली मिल रही है, ये सारा उसके साथ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। लड़कियां साइकिल पे 15-20 किलोमीटर सड़क चलाते हुए साइकिल चली जा रही है, पढ़ाई कर रही है। तो ये जो माहौल बना है उस माहौल के पक्ष में मतदान है। दूसरा, उस अहंकार पर प्रहार है जो लगातार आप नीतीश कुमार को या लालू यादव को जिस तरह से भाषाएं बोली गई, कहा गया इन दोनों का सफाया कर दो। अरे कोई, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं कि आप सफाया की बात कर रहे हैं? आपने कहा कि साहब ये तो बेटी को सेट नहीं कर सका तो अब वो बेटों को सेट करने में लगा है। ये भाषा किसी देश के प्रधानमंत्री की हो सकती है क्या? तो इस तरह की जो भाषा बोली गई, इस तरह कहा गया हम पैकेज दे रहे हैं। स्पेशल पैकेज भी बिल्कुल ऐसे ताली पीट पीट करके दिया गया कि 10 करोड़ 20 करोड़ ले जाओ, 70 करोड़। और हाँ, ये कहा गया क्या इस मुख्यमंत्री को दे दूं? एक जयशंकर जी, माफी के साथ आपको मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस से भी कई सवाल है। जेडीयू के नेता अरुण कुमार श्रीवास्तव भी लिया है, अब दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे और उन्होंने क्या सोचा था कि बिहार के सहारे या बिहार के रास्ते कोलकाता को फतेह कर लेंगे। बिहार के लोगों ने एक मुश्त और जबरदस्त समर्थन दिया, उसी का ये परिणाम है जो आपके सामने है। जो अनुमान लगाए जा रहे थे कई प्रकार से ये कांटे की टक्कर है, तो बिहार के लोगों ने बता दिया कि इसमें उनका मन पूरी तरह बना हुआ था और इसलिए इस प्रकार का परिणाम आया है। इसके लिए बिहार के सभी मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं और समाज के हर तबके का समर्थन मिला है, महिलाओं का, युवाओं का, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, अक़लियत जमात के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलित, महादलित, आदिवासी और ऊंची जात के लोगों का, सब लोगों का समर्थन, इसमें कोई तबका अछूता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री प्रेजेंट और कंटिन्यू अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सभी मीडिया के साथी महागठबंधन का जो ग्रेट विक्ट्री दिया है बिहार की जनता ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, गरीब के लोगों ने, अनुच्च जात के भाइयों ने भी गरीब लोगों ने दिया। इसके लिए हम दोनों भाई आभार व्यक्त करते हैं और भाजपा का बिहार की महान जनता ने, भाजपा का बिहार की जनता ने सुफला साफ कर दिया। पटना में महागठबंधन के खेमे में आज दिवाली है, छठ भी आज ही है, होली भी आज ही है, जश्न है। लालू प्रसाद यादव गदगद हैं, नीतीश कुमार का सीना चौड़ा है। नीतीश कुमार को लगता है कि जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, बिहार की जनता ने उस राजनीति पर मुहर लगा दी है और जिस राजनीति को वो बार बार खारिज करना चाहते थे, जिससे उन्होंने हाथ अपना खींच लिया था, उस राजनीति को बिहार की जनता ने भी खारिज कर दिया है। यही संदेश वो देना चाहते हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता केसी त्यागी साहब जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई, और इस जीत का दारोमदार किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? इस जीत के लिए महागठबंधन की एकता, नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व और बिहारी स्वाभिमान बड़ा कारण है, जो बिहार में इतनी बड़ी, जो हम लोगों ने अपेक्षा भी नहीं की थी, शायद थोड़ा उससे भी बड़ी जीत ये है। और कुछ हमारी जो मित्र पार्टी है पुरानी भारतीय जनता पार्टी, उसके किसी स्थायी नेता का नॉमिनेशन ना होना बिहार के सामने कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा लगता था जैसे बाहर के लोग आकर के बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें जरूर जो 1.5 साल का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, वो भी जनता की इच्छा और अपेक्षाओं में, उनकी सभाओं में भीड़ आती थी,
लेकिन उनके द्वारा लोकसभा चुनाव में जो किए गए वायदे थे, बड़े हिस्से को लगते थे कि पूरे नहीं हुए। और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो 3 बार जिस तरह से लागू किया गया, तो किसानों को, चाहे छोटा किसान था, मझोला या बड़ा, उसका लगा कि जैसे उसकी जमीन को कॉरपोरेट के हाथों देने का कोई प्रयास है। मुझे लगता है मुख्य कारण बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पराजय के यही शायद बड़े कारण थे। त्यागी साहब, मोटे तौर पर यह माना जाता रहा है कि नीतीश कुमार की इमेज बहुत ही अच्छी रही है, कुशल प्रशासक रहे हैं, बिहार में उन्होंने विकास किया है, यह नीतीश कुमार के लिए बेहतर बात थी। लेकिन जनाधार लालू प्रसाद यादव का मिल जाता तो एक गठबंधन तैयार होता, वो गठबंधन शायद बीजेपी को दरकिनार करके सत्ता में आ जाता। यह पहले बात सोची गई थी, इस पर काम शुरू हुआ, गठबंधन तैयार हुआ और वो फॉर्मूला हिट हो गया है बिहार में। क्या आपको ये नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव का जनाधार और नीतीश कुमार की इमेज, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, उसने महागठबंधन को ला करके इस मकाम पर खड़ा कर दिया? देखिए, लोकसभा चुनाव में जब हमारी पराजय हुई थी, तो उस समय ही पहले दिन ही हम लोगों ने तय किया था कि हम अकेले रह करके भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को रोक नहीं सकते हैं। और ये राजनीतिक समझदारी थी नीतीश कुमार जी की भी और श्री लालू प्रसाद जी की भी, और बाद में इसमें कांग्रेस पार्टी का भी नेतृत्व शामिल हुआ। चूंकि 40 में से 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई थी और आज 1.5 साल के बाद 175 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी और आज वो संख्या घट के 59 हो गई। तो निसंदेह ये हमारे महागठबंधन की सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता। मैं एक बार दर्शकों को आंकड़ा बताना चाहता हूं, 179 सीटें जेडीयू यानी महागठबंधन के पास है, जेडीयू की अगुवाई में जो गठबंधन खड़ा हुआ, और 58 सीटें, महज 58 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कर रहे थे। क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में पूरा प्रचार तंत्र खड़ा किया गया था और वही प्रचार कर रहे थे, वही रैली कर रहे थे, चेहरा वही थे, अमित शाह थे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का चेहरा था। और इन दोनों चेहरों की टकराहट थी। बेसिकली बिहार का जो इस बार का चुनाव था वो मोदी बनाम नीतीश कुमार का था और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर जाकर के अपने मुहर लगाया है और नीतीश कुमार के हक में अपना फैसला सुना है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 52 सीटें बीजेपी के पास है, 3 सीटें एलजेपी के पास, आरएलएसपी 2 सीटों के साथ और हम 1 सीट के साथ। एलजेपी जो कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसने सिर्फ 3 सीटें जीती हैं। आरएलएसपी जो वहां 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 2 सीटें, और हम जिसके पास 20 उम्मीदवार थे, 1 सीट के साथ वो जीत करके बाहर आई है। बीजेपी के पास 52 लोग। इस बीच राणा सर को मैं यहीं पर रोकूंगा क्योंकि नीतीश कुमार 1985 में बिहार विधानसभा से पहली बार शुरुआत की थी। नीतीश कुमार ने 1989 में फिर 9वीं लोकसभा में लोकसभा के सदस्य बने थे नीतीश कुमार। तब से लेकर के आज तक उन्होंने पीछे नहीं देखा है। कुछ ग्राफिक्स में दिखाना चाहूंगा इस वक्त अपने दर्शकों को। कुछ खास आंकड़े हैं जो ये बता पा रहे हैं कि 2010 और 2015 के बीच पार्टियों में वोट शेयर में कितना परिवर्तन आया। आप देख सकते हैं 2015 में बीजेपी को लगभग 25% वोट मिले थे और इस बार माफ कीजिएगा 16.5% 2010 में मिले थे और इस बार लगभग 8.5% ज्यादा वोट मिला है। लेकिन वोट शेयर को सीट में ट्रांसफॉर्म बीजेपी नहीं कर पाई। ये आंकड़े ये बता रहे हैं। आरजेडी का आप देख लीजिए, लगभग बराबर के आंकड़े हैं, 18.8 और 18.4, थोड़ा सा आधा % लगभग कम हुआ है। 2010 में चूंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला था बीजेपी और जेडीयू के बीच अलग हुआ करता था, 22.6% जेडीयू को 16.7% इस बार जेडीयू को मिला है, यानी लगभग 6% के आसपास का नुकसान है जेडीयू के लिहाज से और कांग्रेस को भी लगभग 1.5-2% के आसपास का नुकसान है। अभी तक ये समझ में आ रहा है। केसी त्यागी का हम सीधे रुख कर लेते हैं। केसी त्यागी जी, कहा यह जाता है कि स्टेट्समैन अगर बेहतर आज की तारीख में यानी कुशल राजनीति के बने हैं नीतीश कुमार, तो इसके पीछे जो क्लास उनकी रही है यानी जेपी की क्लास, राम मनोहर लोहिया की क्लास, उस क्लास से निकले पॉलिटिशियन है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि इस बार की लड़ाई उनके जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई थी? देखिए, कई राजनीतिक पंडितों ने और कॉलमिस्ट ने उनको रिटन ऑफ कर दिया था जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें उनको मिली थी। उसके बाद उन्होंने सह सम्मान श्री मांझी जी को बैठाया और अफसोस है कि मांझी जी हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाए। लेकिन ये वो दौर था नीतीश कुमार जी का जब मीडिया के लोग भी और पॉलिटिकल पंडित भी मानते थे कि अब ये राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन जयप्रकाश जी के आंदोलन में
और लोहिया की विचारधारा से लैस होकर के कर्पूरी जी के सानिध्य में और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में एक कुंदन की तरह से तप करके नीतीश कुमार निकले थे। पिछले 40 वर्षों में उनके विरोधियों ने, मुझे नहीं याद है, लालू जी से भी उनका रिश्ता खराब रहा, कांग्रेस से भी रिश्ता खराब रहा, रामविलास जी से भी रहा, लेकिन किसी ने उन पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। तो जो उनकी सदचरित्रता थी, जो उनकी ट्रांसपेरेंट सिंसियरिटी थी, और दूसरा ये है कि सवालों की प्रखरता इतनी, मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ जब महिलाओं के आरक्षण का मुझे पता लगा कि महिलाओं के आरक्षण के अंदर दलित और पिछड़ी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। ये संसद में सबसे पहले सवाल नीतीश कुमार जी ने उठाया, तो ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो सबसे लाडले थे। और एक रहस्योद्घाटन और आज आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मैं और नीतीश कुमार जी 2005 में हेलीकॉप्टर से किसी मीटिंग में जा रहे थे, तब तक उनका मुख्यमंत्री के लिए नाम की घोषणा नहीं हुई थी। सबसे पहले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बगैर जॉर्ज फर्नांडीज को बताए हुए, बड़ा ताज्जुब होगा क्योंकि हमारी पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज साहब थे, रांची से घोषणा की कि अगर एनडीए जीतता है तो हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होंगे। तो अपने दल के साथ साथ दूसरे दल में भी जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी उसकी ये इंतहा थी। जॉर्ज साहब को तब तक पता नहीं था कि आडवाणी जी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम की घोषणा कर दी है। उनकी विनम्रता, उनकी सज्जनता, उनकी साथगोई, मुझे लगता है कि उनको भारतीय राजनीति में लंबे समय तक उनकी इस पारी को याद रखेगी और राजनीति की जो असीम संभावनाएं उनके अंदर मौजूद हैं वो भी विकसित होंगी। ठीक है, जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अरुण जी, मुझे पता है कि अगली बार मुझे आप ही के पास आना है क्योंकि पिछले आधे घंटे से आप बैठे हुए हैं हमारे साथ में। माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन कहा यह जाता है कि एक सत्ता में अगर आपको सफल होना है, राजनीति में आपको सफल होना है, तो एक कुशल राजनीतिज्ञ होना बहुत जरूरी है। और ये चीज नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल ठीक कही जा सकती है। आपको याद ही होगा कि उनका बयान भी कुछ इसी तरीके का था कि अहंकारी कभी याचक नहीं होता।